नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सदस्य से हमारे जो शिप्रा सन सिटी फेज़ 2 है, वहाँ पर जो सोसाइटी अपार्टमेंट हाउसिंग सोसाइटी है अपार्टमेंट के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 29 मार्च को यहाँ चुनाव होने हैं। चुनाव होने से पहले एक जो चुनाव समिति है उसका गठन किया जाता है जीबीएम में, और आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। फेज़ 2 के अंदर जो शिप्रा सन सिटी फेज़ 2 है, वहाँ पर जो समिति बनी है उसके अंदर कुछ डिसीजन इस प्रकार के हुए जो काफ़ी विवादित हैं, और उन्हीं चीज़ को हम नीरज जी के साथ बैठे हैं। नीरज जी फेज़ 1 में 1 के निवासी हैं और चुनाव समिति में कई बार रह चुके हैं और निर्वाचन अधिकारी भी रह चुके हैं और कम से कम कई सालों से इस कार्य में को कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जो हमारी समिति थी, उनके जो निर्वाचन अधिकारी थे, उन्होंने एक चीज़ में काफ़ी वो किया कि उन्होंने 5,000 रुपये फ़ीस कर दी। 5,000 जो फ़ीस कर दी गई, जो भी उम्मीदवार होगा वो 5,000 रुपये जमा कराएगा, तो जो उसका आधार था वो बहुत ही विवेकहीन आधार था और बेबुनियाद था। हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि फ़ीस नॉमिनल कितनी होनी चाहिए, जो समिति है उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, उसके कार्यक्षेत्र क्या होते हैं, उसके अधिकार क्या होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। नीरज जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने समय दिया। काफ़ी आज बिजी थे आप, काफ़ी दूर से भी आ रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ चुनाव की घोषणा हो चुकी है और मेन जो चीज़ है वो जो चुनाव समिति है, वहाँ पर कुछ मैं बोलूँगा क्या कहते हैं, विवेकहीन लोग हैं या अनुभवी नहीं है, अनुभव नहीं है उनको, तो शायद उस तरह के लोग एंट्री हो चुकी है। तो उसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने सदस्य होने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो समिति गठन की गई है उसमें 11 थे, अब 10 रह गए, एक मैडम थी वो चली गई हैं। तो मिनिमम कितने होने चाहिए सदस्य सुचारू रूप से इसको पारदर्शिता लाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? हमारे हिसाब से तो मिनिमम 3 होते हैं और मैक्सिमम 5 लोगों की सदस्यता गठित की जाती है। और हमारे यहाँ तो यही प्रोसेस आज तक फॉलो किया गया है काफ़ी टाइम से जब से हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो 5 लोगों की ही समिति होती है, 7 काफ़ी हो जाते हैं। हाँ, और 5 लोग काफ़ी होते हैं, उससे ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उतने लोग उसको चलाने के लिए सक्षम है। और हम तो पिछले कई साल से हम लोग देख रहे हैं, इसको कर रहे हैं। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन है, जो इस चीज़ के बारे में बात की गई कि मेंबर ज़्यादा हो गए हैं, तो उन्होंने ये तर्क दिया कि इस बार मेंबर ज़्यादा हो गए। समिति के अंदर से ही बात उठकर आई, उड़ती हुई बात कि मेंबर ज़्यादा हो गए तो हम जो जितने उम्मीदवार होंगे उनके एजेंट हम नहीं लेंगे, हम काफ़ी हैं। नहीं, ये तो गलत प्रोसेस है, क्योंकि क्या है कि जब हम उसके उम्मीदवार के एजेंट नहीं लेंगे तो उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, निष्पक्षता नहीं रह जाएगी। उम्मीदवार का रिप्रेजेंटेटिव तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं होगा, जो देखते होंगे चाहे वो स्टेट का हो, सेंट्रल का हो, कोई भी चुनाव ऐसा होता है जिसमें उम्मीदवार का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। मैं तो ये देखा नीरज जी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो आते हैं वहां पर वो एजेंट को ढूंढ रहे होते हैं और साइन करा रहे होते हैं सबसे, हर जगह। ये तो मैंडेटरी है, क्योंकि आप इलेक्शन होता किसके लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए। बिल्कुल। और हमारे यहाँ भी हमने आज तक नहीं कभी सुना है कि ऐसा कभी मौका आया हो कि उनके रिप्रेजेंटेटिव ना हो। हाँ। ये तो होने ही चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप कि जो आप इतने टाइम से निर्वाचन अधिकारी रह चुके हैं, निर्वाचन जो अधिकारी हैं उनका क्या कहते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है? नियम बनाना कि बायलॉ जो बने हुए हैं उनको लागू करना? नहीं, हमारा सिर्फ बायलॉज को लागू करना। हम नियम बनाना तो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हम तो जो नियम बनाया हुआ है उसको हम फॉलो करते हैं और उसी के हिसाब से हम इलेक्शंस कराते हैं बस। नई चीज़, ये मैंने क्वेश्चन आपसे इस कारण किया क्योंकि एक नई चीज़ सामने आ गई। मैंने अभी भी बोला कि जो हमारे फेज़ 2 में समिति बनाई गई है उसके अंदर अनुभवहीन, बोलूँगा मैं अनुभवहीन, मतलब अनुभवहीन मतलब इस इलेक्शन को करवाने के लिए अनुभवहीन। वैसे तो सभी सज्जन लोग हैं उसके अंदर, ठीक है, काफ़ी सारे मेरे मित्र भी हैं, लेकिन इलेक्शन के लिए मैं उनको अनुभवहीन बोलूँगा। क्या कहते हैं, विवेकहीन भी बोलूँगा, क्योंकि जिस तरह उन्होंने एक डिसीज़न लिया वो अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। डिसीज़न ये था कि जो भी उम्मीदवार, क्योंकि चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए और जितने से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सके उतना अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब है गंभीर लोग होने चाहिए, सीरियसनेस एक होनी चाहिए।
उसके लिए जो चुनाव समिति थी उन्होंने क्या किया, 5,000 रुपये पर कैंडिडेट उन्होंने रख दिया कि आपकी जो फीस होगी 5,000 रुपये पर कैंडिडेट होगी। जब इसका आधार पूछा गया तो आधार ये बताया गया कि लास्ट टाइम जो कि पिछले साल हमारा इलेक्शन हुआ था उसका खर्चा 2.5 लाख रुपए आया था, और 2.5 लाख में से मान लीजिए क्या कहते हैं कुछ पैसा हम इन उम्मीदवारों से निकाल सकें, ठीक है ना। ये क्या आधार होना चाहिए था ऐसा? नहीं, ये आधार तो निराधार है। अच्छा, इसमें मैं माफ़ कीजिए एक चीज़ और जोड़ूंगा, ये उन्होंने जब पूछा गया आधार क्यों बनाया है, अच्छा यहाँ भी काफ़ी अलग अलग मत थे। जब ये आधार के लिए पूछा गया, एक चुनाव आयोग सज्जन ने लिखा जो उसके हैं कि भाई जो वहाँ के उम्मीदवार थे उन्होंने लास्ट टाइम बड़े होर्डिंग लगाए, पैसा खर्च किया, तो उनके अंदर कैपेसिटी है इस चीज़ को खर्चों को एब्जॉर्व करने की, तो हम चाह रहे हैं कि इन उम्मीदवार ही खर्च को एब्जॉर्व करें। ये क्या? नहीं, ये तो कोई आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें दो प्रकार की चीज़ें देखी गई है जो हम लोगों ने अभी तक देखा है। पहला तो एक होता है सीरियस कैंडिडेट, एक होता है नॉन सीरियस कैंडिडेट। हाँ। इसका आधार ये होना चाहिए कि जो जैसे कि हम एक सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी टाइप का कुछ रखें, हाँ, और एक फीस नॉमिनल 100-200 रुपया कर दे, उसका जो फॉर्म का फीस होता है वो, और उनका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रखे तो 10% जो प्रत्याशी अपना मत प्राप्त कर लेते हैं उनको हम सिक्योरिटी रिफंड कर दें। वो सीरियस कैंडिडेट में आ गए। जो 10% से कम रह जाते हैं वो नॉन सीरियस कैंडिडेट। अच्छा, नॉन सीरियस के अंदर कौन आते हैं, उनको कितनी वोट मिलती होगी? उनको सर मान लो 20, 25, 10, 15 ऐसे वोट जो मिलते हैं वो नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं। देखिए नीरज जी का कितना अच्छा ये सुझाव था कि क्या कहते हैं जो फॉर्म की फीस हो, देखिए लोकतांत्रिक इलेक्शन कराने के लिए फॉर्म की फीस 50 रुपए रख दीजिए, 100 रुपए रख दीजिए, ठीक है ना। मतलब इतना तो आदमी मिनिमम व्यय कर लेता है, और आप 500 की जगह अगर 1,000 रुपये भी रखते हैं, लेकिन 1,000 रुपये इस कंडीशन शर्तों के साथ रखा जाए कि जो भी उम्मीदवार आए वो सीरियस होना चाहिए, शौक में ना आ जाए कि मेरा नाम बैलेट पेपर में आ गया तो वो क्या कहते हैं इसी चीज़ में उतरे, कि उसको कम से कम 10% वो टोटल वोट का 10% उसको मिले। जो क्योंकि नॉन सीरियस कैंडिडेट वही होते हैं जिनके जैसे आपने बताया 10, 15, 20, 25 वोट मिल जाते हैं, और 10% मेरे ख्याल से बहुत जायज़ है। बिल्कुल, हल्का से भी अगर प्रयास करे, डोर टू डोर अगर चला जाए हल्का से भी, तो उसको 10% वोट मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब डोर टू डोर जा रहा है तो नेचुरल है, वो सीरियस है। ज़्यादातर नॉन सीरियस वो कैंडिडेट होते हैं जो देखते हैं इलेक्शन आ गया और उसी दिन से मतलब वोट मांगते, कहते हैं जी अब हम बाद में कार्य करेंगे, जबकि कार्य करने की अगर लगन है तो स्टार्टिंग से आदमी लगा रहता है, आवाज उठाता रहता है। बिल्कुल सही बात। तो ये आपका सुझाव नीरज जी काफी अच्छा था, और ये सुझाव देखिए ये तभी आता है, अच्छा ये तभी आता है जब हमें अनुभव हो जाता है, कई साल से करा रहे होते हैं, लेकिन आपने अपने यहाँ तो लागू नहीं किया ये। नहीं, हमारे यहाँ लागू नहीं किया, तो हमारे यहाँ फीस भी ज्यादा नहीं, हमारे यहाँ 1,000 रुपया ही होता है। हाँ। और 1,000 रुपया चूंकि किसी ने आज तक ऑब्जेक्शन नहीं किया 1,000 रुपया के ऊपर में, वो भी ज्यादा है हमारे हिसाब से। आने वाले समय में जैसे ये है जो अभी आपने सुझाव दिया इसको लोगों ने इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि 50 या 100 रुपया जो है फॉर्म होनी चाहिए, और बाद बाकी 900 रुपया रिफंडेबल अमाउंट होना चाहिए सिक्योरिटी मनी के तौर पर। यदि 10% उनको वोट आ जाता है तो उनका जो 900 रुपया है वो उनको वापस हो जाए, बाकी का फॉरफिट कर लिया जाए, बाकी का अपना फॉरफिट कर लिया जाए, जिसका नहीं होता उसको फॉरफिट आप कर लीजिए। अच्छा, कहते हैं हमारे यहाँ जो इलेक्शन अधिकारी हैं, निर्वाचन अधिकारी हैं, विकास जी हैं, विकास जी का भी कहते हैं मैंने देखा था, हालांकि उन्होंने ये बाद में लिखा भी, उनका भी लिखा हुआ आ रहा था कि जो उम्मीदवार के जो पीछे जो खर्चे हुए हैं लास्ट ईयर 2.5 लाख रुपए, और जब हम फीस रखने उसका लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों उन्होंने एक तरह से ये भी कह रहे हैं कि उसका कोई लेना देना नहीं है, उम्मीदवार से हम 5,000 रुपये ले भी रहे हैं, तो वो अपने में एक कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक उसके अंदर मिश्रा जी हैं जो मुझे गंभीर नहीं दिखते हैं, क्योंकि गंभीरता में इस कारण कह रहा हूँ नीरज जी, जैसे मान लीजिए अभी तो हम बैठे हुए हैं, लेकिन जब हम आप एक पद में आ जाते हैं, एक सम्मान्य से ऊपर हो जाते हैं, आपको एक गंभीर कार्य सौंपा हुआ है, तो हमें फिर आपको मेरे ख्याल से ओपनली कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, ना ही लिखना चाहिए, क्योंकि जब आप एक मान्य पद में आ गए हैं, चाहे 7-8 दिन के लिए, तो क्योंकि आपकी हर स्टेटमेंट लेखनी और कथनी के ऊपर लोग ना कुछ तो उसमें रिएक्ट करेंगे उसमें। तो इसको आप क्या समझते हैं कि इस तरह ओपनली किसी प्लेटफॉर्म में आकर बहसबाजी करनी चाहिए उनको? नहीं, प्लेटफॉर्म से तो बचना पड़ता है, क्योंकि वो आपका एक प्रोटोकॉल होता है जिसको आपको अच्छा, ये प्रोटोकॉल के अंदर है, प्रोटोकॉल के अंदर आता है जिसको आपको बचना पड़ता है। वो पीरियड जो होता है, चूंकि आप थोड़ा सा समाज के नज़रों में रहते हैं, तो आपको अपनी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए इन चीज़ों को थोड़ा सा गंभीर होना पड़ता है, इस मैटर पे आकर के गंभीर होना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि
कितना आपके यहाँ कितना खर्च होता है? क्योंकि ज़्यादातर आपके यहाँ कालेतीत काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है, आप लोग खुद ही चुनाव करा रहे हैं, बाहर से कोई नहीं आ रहे, तो कितना खर्च होता है और हमारे यहाँ उस हिसाब से कितना खर्च होना चाहिए? और कुछ सुझाव दीजिए कि हमारे हम अपने यहाँ खर्चों को कितना मिनिमम कर सकते हैं। सर देखिए, हमारे यहाँ ऑन एन एवरेज 50,000 रुपये का खर्चा होता है। 50,000 में से आप लगा लीजिए कि हमको लगता है कोई 25,000 रुपये का स्टेशनरी का खर्चा होता है। हाँ। और 25,000 रुपये में एक छोटा सा बाहर टेंट वगैरह लग जाता है, उसका खर्चा होता है। तो एवरेज हमारे यहाँ 50,000 रुपये का खर्चा होता है। 50-55,000 रुपये में इलेक्शन। तो आपके यहाँ वोट कितने डलती हैं? वोट तकरीबन 900 के आसपास हमारे यहाँ। अच्छा, हमारे यहाँ भी इतने ही 800-900 डलती हैं। लास्ट ईयर ही हमारे यहाँ 1300 डली थी। जी। तो लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत विशाल पंडाल लगता है। नहीं, तो उसके पीछे वजह है कि हमारे पास अपना एक अतिथि बैंक्वेट हॉल है। हाँ। क्योंकि हमारा वो खर्चा बच जाता है। आपके यहाँ क्या है कि ओपन एरिया है। हाँ। तो आपने सारी चीजें उसमें टेंट लगानी पड़ती है। आप यदि अपने RWA में उसको शिफ्ट कर ले, वोटिंग प्रोसेस को, तो वो खर्चा आप बचा सकते हैं वहां से। अच्छा, वो आप वहां पे शिफ्ट कर दीजिए। वहां पे जैसे हम लोग पानी वगैरह का अरेंजमेंट करते हैं, नॉर्मल सा वैसा कर दीजिए, तो हमको लगता है लाख रुपए के अंदर में हो जाएगा मतलब आराम से। मतलब एक हमारे यहाँ बेसमेंट भी है, ऊपर भी है, तो RWA में करा दें आप उसको, शिफ्ट कर दें, तो आराम से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब खर्चा आपकी तरह हमारा अगर 50 होता तो हमारा 60-70, जैसे आपने बोला 1 लाख के अंदर रुपए मैक्सिमम मान लेते हैं, तो 1 लाख में हो जाएगा इलेक्शन। देखिए, नीरज जी ने क्या बोला कि खर्चे इस तरह कम किए जा सकते हैं बनिस्बत हम उन खर्चों को उम्मीदवारों से निकलवाएं उनकी जेब से। तो ये मेरे ख्याल से इसको लोकतांत्रिक तरीका बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, वो तो लोकतांत्रिक तरीका नहीं कहा जा सकता कि उम्मीदवारों को जेब से निकलवाया जाए, क्योंकि मुझे भी ये ठीक नहीं लगता है। हमें खर्चे कैसे कम करने हैं उस पर विचार करना चाहिए। अब जैसे हमारे यहाँ होता है, हम उसको कमाई का जरिया बना ले। हमसे पहले जैसे होता था, हम लोगों से पहले जो कमिटियां थी जो यहाँ पे इलेक्शंस कराती थी, जी, उनके भी अकाउंटेबिलिटी कभी मेरे को समझ में नहीं आई। अच्छा, उनका जो पैसे का जो खर्च करने का तरीका था, वो बेइंतहा पैसे खर्चा करते थे। जब से हम लोगों ने यहाँ पे चार्ज लिया था या काम किया 4-5 साल पीछे से, तो हम लोग पानी भी RWA के पैसे का नहीं पीते हैं। अच्छा, हम लोग अपने पैसे का एक फंड बनाते हैं, जितने भी हम 5 आदमी होते हैं, वो अपने जेब से 1000 रुपया निकाल करके फर्स्ट डे ही टेबल पर रख देते हैं, 5000 रुपया। उसी पैसे का हमारा पानी, चाय, जो भी चीज रहता है वो हमारे ही पैसे का आता है, और हम RWA का किसी भी प्रकार का कोई भी पैसे का यूज हमारे तो सब पार्टी होती है, जितने भी लोग होते हैं वहाँ पर बाहर से थाली आ रही होती है उन लोगों का। नहीं, हमारे यहाँ ये प्रोटोकॉल एकदम शादी जैसा माहौल हो जाता है हमारे यहाँ बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। जो भी लोग हैं वो सब अपने अपने घर से खाना खा के आते हैं, और बहुत इंसिस्ट किया जाता है। तो इलेक्शंस के दिन वो भी पिछले 2 सालों से इतना ज़्यादा लोगों का मतलब ज़्यादा परेशान कर दिए उन लोगों ने कि आप लोगों ने एकदम ही ऐसा बना दिया ऐसा माहौल। तो दिन का एक खाना जो होता है वो 1-2 जने खा लेते हैं। अच्छा, वो भी उनके बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी। अच्छा। मतलब हमारे यहाँ हम समझते हैं कि हार्डली आप लगा लीजिए तो पूरा खर्चा RWA का 1000 रुपया से ऊपर नहीं होता होगा हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सबको मिला करके। अच्छा, हम लोग अपने जेब से पैसे बेयर करते हैं। हम कभी RWA के पैसे करना, पानी पीते हैं ना चाय पीते हैं, कुछ नहीं पीते हैं। अच्छा, इवन जो लोग मिलने आते हैं हमसे, उनको भी हम अपने पैसे के ही चाय और पानी पिलाते हैं। अच्छा। जैसे हम लोगों का जो मीटिंग होता है वो ओपन मीटिंग होता है, उसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। अच्छा, ओपन मीटिंग में आपने बोला तो मैं इसमें बोलूंगा कि आप ओपन मीटिंग करते हैं, उसमें कोई रिकॉर्डिंग करना चाहिए, लाइव करना, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। काहे की दिक्कत है? एक बात बताइए, आप यदि उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं और ऐसा कोई उसमें गुप्त मंत्रणा हमने करनी नहीं और ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना, उसी के लिए तो हम बैठते हैं। बिल्कुल, वो एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, आप उसी पे डिस्कस करते हैं। किसी ने कुछ पूछना है तो आपस के ही तो मतलब अगर ये कितना अच्छा हो कि हम उसको लाइव कर दिया रिकॉर्डिंग के, क्योंकि कारण क्या है कि जो मैं कल का सिनेरियो बताता हूं मैं, कि कल जैसे ही मैं RWA ऑफिस में गया, देखिए मैं सामाजिक कार्य कर रहा हूं, मैं कोई अर्निंग, मेरा वो उद्देश्य नहीं है, और मैं अपना टाइम निकालता हूं, और लोगों के पास तक जो उनके पास चीज़ें जानकारी नहीं पहुंच पाते, उसका काम ये मेरे बाहर उठा रखा है। ठीक है, कल मैं RWA ऑफिस गया, आते ही एक सज्जन, हालांकि मेरे मित्र हैं, वो मैं नाम तो नहीं लूंगा मैं, उन्होंने मुझसे कहा, आते बोला आप कैसे अंदर आ गए, आप कौन होते हैं? तो मैंने उनको बोला मैं भी एक सदस्य हूं, तो वहाँ पर निर्वाचन अधिकारी की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। अरे रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्डिंग करता है, हाई कोर्ट करता है, ऐसी क्या चीज़ आप करने जा रहे हैं कि आप कहते हैं रिकॉर्डिंग नहीं होगी? रिकॉर्डिंग आप देखिए कि वहाँ पर 8 से 9 लोग आ गए, 10 लोग आ गए, बाकी जो लोग नहीं आ पाए, या ये भी तो जानकारी सब सदस्यों के पास होनी चाहिए थी वहाँ पर हुआ क्या एग्जैक्टली। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको वो क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, शायद इस चीज से बचने के लिए उन्होंने किया होगा, क्योंकि कल उन्होंने रिकॉर्डिंग रोक दी, लेकिन मेरे पास दूसरे कैमरे रहते हैं, मैंने स्टिंग शुरू कर दिया। मैं अब आपको स्टिंग दिखाने जा रहा हूँ कि जहां पर कहते तू में हो गई, बहस शुरू हो गई, और एक बार ऐसा पल आया कि हाथ
हाथ भी उठ सकता था वहाँ पर एक दो लोगों का। कारण क्या था कि निर्वाचन आयोग के जो सदस्य थे उसमें से कुछ सदस्य, कुछ क्या मैं एक ही बोलूँगा, मैं गंभीर नहीं थे वो, और उन एक भाई मैं बहुत गंभीर बात करने जा रहा हूँ। माननीय पीयूष मिश्रा जी हमारे सेक्रेटरी रहे, इनके टाइम पे पंकज सिंह इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रहे, ठीक है, वो इलेक्शन लड़े। भैया उसकी एमओ से दिखवा दो मुझे। आपके टाइम पे आरपी वर्मा जी, भगवान नहीं आज दुनिया में नहीं है, किसी फाइल में लगी को दिखा देना, है ना। आपके टाइम 125 पे एक बार इलेक्शन लड़े हैं, उसकी भी मुझे भी दिखवा देना। एक मिनट सुनो, मैं अपनी जरूर दिखा सकता हूँ। मैंने आज तक ऐसा नहीं कि मैं अपने, मुझे नहीं पता, एक पीयूष में सुन लो कि हमको अपना नहीं आता डिफेंड करना। तुम्हारे पॉटी और सुसु के चक्कर में अपनी नौकरी गड़बड़ तो नहीं करूंगा ना मैं, डेफिनेटली। आप एक मिनट गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं, आप ये बताइए, या तो आप ये मान लीजिए कि आप इलेक्शन का आप चुनाव आयोग खड़े हो गए, उतने हो नहीं जितना बड़ा क्वेश्चन में संदीप आ जाते हैं। आप नंबर हो, आप नंबर हो, ये पेपर नहीं है संदीप भाई अपनी बात नहीं कह सकते हम। आप कहोगे और दूसरी चीज मैं एक कमेटी जब बन गई, हो सकता है कि उसमें आप नहीं होते, कोई और होता। मान लो बालन जी चुनाव नहीं लड़े तो बालन जी होते। तो मैं ये कह रहा हूँ जब कमेटी बन गई उसके ऊपर कोई उंगली न उठाए, किसी भी ग्रुप में क्यों निकला उस कमेटी को वो एक बचना चाहिए। सर मैं ये बोल आप लिख सकते हो ये नहीं कहेंगे उनको अधिकार नहीं है ये कहने का। पूरे 20 खरीदना कि मैं तो नाम नहीं लूंगा, वो आप उसमें देखकर अंदाज लगा सकते हैं कौन है सदस्य जो गंभीर नहीं है और सिर्फ मेरे ख्याल से अपने अहंकारवश उन्होंने कुछ नियमों को बना दिए, जैसे 5000 नियमों का। हालांकि आज मुझे पता लगा है कि नीरज जी, आज मेरे एक सदस्य से बात है, वो कहते हैं कि सब हम 10 पूरे 10 लोगों का ये निर्णय था कि 5000 ही होना चाहिए, तो एक दो ने तो ये बोला कि 10,000 होना चाहिए। मतलब वो कैसे विवेकहीन निर्वाचन अधिकारी होंगे, सदस्य होंगे जो ये कह रहे हैं कि 10,000 होना चाहिए। मतलब उनको उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? नहीं देखो जी, इससे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगी। अब एक्चुअली हमारा मानना ये है
कि आप एक ऐसे संस्था में लोगों को लाना चाह रहे हो जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, अपना समय दे रहे हो और समय दे रहे हो, समाज सेवा की भावना जिसके अंदर होता है वो आता है। हम यदि इसका फीस ही 10,000 रुपये कर देंगे तो आने वाला आदमी जो है उसका ऑब्जेक्टिव होगा पहला महीने में अपना 10,000 रुपया तो निकालूं मैं, जो 10,000 हमने लगाए हुए हैं। तो वहां से क्या होता है कि आदमी का थॉट चेंज हो जाता है। ये नहीं होनी चाहिए। होना ये चाहिए कि हमें खर्चे को कम करना चाहिए। हमें ध्यान उस बात पे देना चाहिए जैसे हमारे यहाँ होता है। हमने ये मैनेजमेंट जो हमारे अभी अध्यक्ष हैं राय साहब, उनसे हमने सीखी, क्योंकि हम लोग हमारे गार्जियन भी हैं। तो हम उनसे सीखते रहते हैं और देखते रहते थे कि कैसे वो पैसे को कम पैसे में व्यवस्था को चलाते हैं और सुचारू रूप से चलाते हैं। तो उनमें ये टेक्निक हमने बहुत समय हम लोगों ने ऑब्जर्व किया और सीखा। उसी तरीके से हम लोग भी जो इलेक्शंस कराते हैं वो अपने रिसोर्सेज को यूज करके कराते हैं। हम कोशिश ही नहीं करते हैं कि बाहर की कोई सामान लिया जाए या ज्यादा पैसे खर्चे किए जाए, या जो इलेक्शन पदाधिकारी है या कमेटी के लोग हैं वो बैठ रहे हैं चाय नाश्ता समोसा खा करके बेवजह सोसाइटी के पैसे के बिल बढ़ा रहे हैं ना, बिल्कुल खत्म कर दो। इसी वजह से हम लोग खत्म करते 50-55 हजार रुपए में हमारा टोटल बजट, जिसमें 25,000 रुपए का तो हमारा स्टेशनरी का कॉस्ट आ जाता है। बिल्कुल। तो हमने उसको कम कर दिया। अब तो इस लेवल पर आ गया कि लोग हंसने लगते हैं कि इतने पैसे में चुनाव हो कैसे जाता है, चुनाव कैसे कर दिया था। तो वो आपके यहाँ भी हो सकता है। यदि हम वो टेंट वगैरह का खर्चे हटा दें, हम RWA में उसको शिफ्ट कर दें, तो जो 1,00,000-1.5 लाख रुपए आपका उसका खर्चा आता है वो सीधा बच गया। तो आपका भी तो 70-75 हजार रुपए में इलेक्शन हो गया। मतलब इच्छा शक्ति होनी चाहिए तो होना चाहिए। इच्छा शक्ति यदि वो लोग रखेंगे तो 1,00,000-1.5 लाख रुपया तो ऐसे ही बचा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप फिर मैं आपको बोलूँगा, आपको काफ़ी समय का अनुभव है, थोड़ा सा ये बताइए। दूसरा ये है कि कहते हैं हमारे यहाँ पर होर्डिंग बहुत लगाए जाते हैं, चुनाव प्रचार बड़े कहते हैं बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है, तो इसमें कैसे लगाम लगाई? इसका कुछ है कि हम उसको कम कर सकें या यहाँ पर हम नियम बना सकें थोड़ा सा? यहाँ पे हमारे पास अधिकार होता है नियम बनाने का कि हम जो है उसका एक प्रोसीजर पास कर सकते हैं कि आप जो है होर्डिंग नहीं लगा सकते हैं, आप डोर टू डोर कैंपेनिंग करें। आप अपना पंपलेट बनवाएं और अपना जो है वो है डोर टू डोर जो कैंपेनिंग करते हैं वो लोगों को जा करके दे। इसमें क्या होता है, होर्डिंग लगाने से एक तो शहर भी गंदा आपका हो जाता है, दूसरा क्या होता है कि आपसी कटुता टाइप का दिखने शुरू हो जाता है। उसने एक होर्डिंग लगाया 2 आप लगाओगे, उसने 2 लगाया 4 आप लगाओगे, तो आपसी स्पर्धा ज्यादा बढ़ जाती है। और नीरज जी, मैंने देखा खर्चा कम से कम का 30-40 हजार अगर इंडिविजुअल 40-40 हजार रुपए हो जाते हैं। पैसे का बर्बादी होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। सोसाइटी में खास जब रह रहे हैं, एक जगह रह रहे हैं, तो इसमें क्या है कि फिर सुबह उठना है, एक दूसरे से नमस्कार करना है, मिलना है, जुलना है, तो उसमें इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हमारे हिसाब से तो कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। हमारे यहाँ तो एक ही बार ऐसा हुआ था 2011 में, उसके बाद से तो आज तक हमने होर्डिंग वगैरह नहीं देखी है कभी। देखिए, ये हमारे साथ नीरज जी थे, मैंने आपको बोला है बहुत बार इलेक्शन करवा चुके हैं, निर्वाचन अधिकारी रह चुके हैं। हमारी यही एक सुझाव है जो हमारे फेज 2 के निर्वाचन अधिकारी हैं, जो जितने भी सदस्य हैं, थोड़ा से इस चीज़ में एनालिसिस करें, विश्लेषण करें कि इसको किस तरह अच्छे तरीके से कराया जा सके, लोकतांत्रिक तरीके से कराया जा सके, ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि गंभीर हो, उसके अंदर गंभीरता लाने के लिए ये नहीं कि आप इतनी फीस बढ़ा दें कि एक जेन्युइन आदमी भी ना सके। क्योंकि मान लीजिए कोई जो पेंशनर है या वो आना चाह रहे हैं तो उनके लिए 5,000 रुपये बहुत होता है, या कोई हाउस वाइफ है वो एक क्या कहते हैं सामाजिक कार्यकर्ता है, कार्य करना चाह रही हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि 5 से 10,000 रुपये हम ऐसे क्या कहते हैं उनके फीस लें। तो काफ़ी मैंने देखा हमारे इसमें विकास जी हैं जो निर्वाचन अधिकारी हैं, और भी कई सदस्य सीरियस हैं, मैंने उनके भी पढ़े हैं 2-4 चीज़ें, तो वो काफ़ी मुझे सीरियस लगे। और ये मैं फिर आपसे बोलता हूँ, जितने भी हमारे निर्वाचन अधिकारी हैं, सदस्य हैं, वो सारे हमारे मित्र हैं, हमारा उठना बैठना है, हम उनको यही एक विनम्र सुझाव देंगे कि इन चीज़ों में ध्यान करें। और जैसे आपने बताया कि बनिस्बत 1,000-1,500 रखने के एक मिनिमम फीस रखें, या 1,000 रुपये भी रखी जा रही है या 1,500 भी रखी जा रही है, तो 10% वोटिंग एक एलिजिबिलिटी होना चाहिए। अगर इतना आपने कर लिया तो आपको पैसे वापस हो जाएंगे, अदरवाइज आपके पैसे फोर्टफिट कर लिए जाएंगे। तो नेचुरल है, इससे जो गंभीर लोग नहीं हैं, जो गंभीरता से नहीं लेते, जो शौकिया जाते हैं, वो अपने आप ही हट जाएंगे। दूसरा, जैसे आपने बताया कि कहते हैं इस चीज़ में आप नियम, इस चीज़ को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपने होर्डिंग नहीं लगानी जिससे खर्चा ना हो, शहर गंदा ना हो, लोगों का खर्च ना आए, जिससे भ्रष्टाचार भी, क्योंकि जब आदमी खर्च करता है तो नेचुरल है, यहाँ से कुछ मिलता तो नहीं, तो क्या करेगा, भ्रष्टाचार ही बढ़ाएगा। और दूसरा, अपने विवेक के साथ जितना खर्चे को हम कम कर सकें, बस उम्मीदवारों से निकाल सके, तो वो ज़्यादा बेटर है खर्चे को कम करने का।
नीरज जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आपने समय दिया मुझे और आपने अनुभव बांटा। नमस्कार। नमस्कार।